हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है एही ठैया झुलनी हेरानी ओ रामा। आज हम इसका तीसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे और इस रचना के लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मी को डांटा। शर्मा जी, आप अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में कौड़ी खेलती हुई अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसे कुर्ते से पोंछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? यहाँ पर देखिए, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि दुलारी को टुन्नू की मृत्यु का समाचार मिलता है। एक बच्चा उसे आकर कहता है कि टुन्नू को अंग्रेजी सिपाहियों ने मार डाला और उनकी लाश को भी उठाकर ले गए। यहाँ पर टुन्नू विदेशी वस्त्रों का संग्रह करने वाला एक जुलूस था, उस जुलूस में भाग ले रहा था और जब उस जुलूस के लोग अपने अपने घरों में चले गए तब टुन्नू को अकेला पाकर अंग्रेजी सिपाहियों ने उसे मारा था और उसकी लाश को भी उठाकर ले गए थे। ये सारी घटना एक रिपोर्टर के द्वारा देख ली गई थी और उसने इस घटना के बाद की घटनाएं जो हम आज पढ़ेंगे रिपोर्ट के माध्यम से, उन सब घटनाओं को भी देखा था। तो सारे समाचार को उसने एक रिपोर्ट के रूप में तैयार करके अखबार में छपने के लिए लिखा। अब यहाँ पर जो प्रधान संवाददाता हैं अखबार के, उन्होंने जब उनकी रिपोर्ट पढ़ी, उस रिपोर्ट मतलब घटनाक्रम जो भी था, टुन्नू की मृत्यु का, दुलारी के टाउन हॉल जाकर नाचने गाने आदि का, ये सारा घटनाक्रम जो रिपोर्ट के रूप में लिखा गया था, प्रधान संवाददाता ने जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो वो अपने उस सहकर्मी जिन्होंने वो रिपोर्ट तैयार की थी उनको डांटने लगे और वो कोई शर्मा जी थे। तो कहते हैं कि शर्मा जी, आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़ दो और चाय की दुकान खोल लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि संवाद संग्रह करना, इस तरह की रिपोर्ट्स तैयार करना आपके बस की बात, बूते की बात, बस की बात नहीं लगती है। शर्मा जी घबरा गए कि आज उनकी नौकरी पर संकट आ गया है और उन्होंने गड्ढे में कौड़ी खेलती हुई अपनी आंखों से, गड्ढे में कौड़ी खेलती हुई मतलब उनकी आंखें बहुत धसी हुई थी, मतलब उनकी आंखें, चश्मा उतारा तो चश्मे वाली जो आंखें होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नंबरों वाली जो आंखें होती हैं, तो वो आंखें ऐसे लग रहा था जैसे कहीं गहरी गड्ढे में खेलती हुई कौड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार के उन्होंने अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसे कुर्ते से पोंछते हुए तुरंत पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो प्रधान संवाददाता ने खींचकर कहा, खींचकर मतलब परेशान होकर के, उन्होंने खींचते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो आप पन्ने पर पन्ना अलिफ लैला की कहानी से रंग कर लाए हैं ना, वो कहाँ छपेगा और कौन छापेगा? ये जो आप पन्ने पर पन्ना मतलब आप जो इतने सारे पन्ने लिख कर लाए हो, और वो भी किसके? अलिफ लैला की कहानी के। एक्चुअली में ये अलिफ लैला जो हैं वो बहुत पुराने प्रेमी और प्रेमिका हैं, जो पात्र माने जाते हैं पुरानी कहानियों के, प्राचीन पात्र हैं कहानियों के, प्रेमी प्रेमिका अलिफ और लैला। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो आप पन्ने पर पन्ना अलिफ लैला की कहानियों से रंग कर लाए हो, अर्थात जो आपने दुलारी और टुन्नू के लिए इतनी सारी जो बातें लिखी हैं, पहली बात तो ये बताओ कि वो अखबार में कहाँ छपेगा और कौन छापेगा इस कहानी को? आपने कभी इस पर भी कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा और कोई गवाह भी है कि वास्तव में ऐसा ऐसा हुआ था? आज आपकी मैं रिपोर्ट छाप दूँ तो कल ही अखबार बंद हो जाए और संपादक जी बड़े घर पहुँचा दिए जाएँ, संपादक जी जिनका वो अखबार था। तो अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर संपादक जी सजग हो गए। जैसे ही संपादक जो थे, जो वहाँ से गुजर रहे थे, उनको लगा कि मेरा नाम लेकर के क्या कहा जा रहा है कि मुझे बड़े घर पहुँचा दिया जाए, बड़े घर मतलब जेल। तो वो तुरंत सजग हो गए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है? तो प्रधान संवाददाता कहते हैं, यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर झक रहा हूँ, यानी कि शर्मा जी की रिपोर्टिंग जो है उस पर पढ़ करके अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। तो संपादक कहते हैं, पढ़िए, मुझे भी पढ़कर सुनाइए कि क्या रिपोर्ट है। तो प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए आप ही पढ़कर सुनाइए और वो शीर्षक भी पढ़िएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है? तब शर्मा जी ने उस रिपोर्ट को पढ़ना आरंभ किया। एही ठैया झुलनी हेरानी और रामा, झेप भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा कि ये इसका शीर्षक है। उसकी जो रिपोर्ट जो शर्मा जी ने तैयार की थी पूरी घटनाओं की, उस रिपोर्ट का शीर्षक रखा गया था एही ठैया झुलनी हेरानी ओ
रामा। और फिर वो धीरे धीरे रिपोर्ट पढ़ने लगे। अब देखिए यहाँ से जो हम पढ़ेंगे ना, ये वो सारी घटना है कि जहाँ पर टुन्नू को मारा गया, फिर दुलारी के साथ क्या हुआ, वो सारी घटनाएं यहाँ एक रिपोर्ट के रूप में दे रखी है। और रिपोर्ट क्या है कि कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। खोमचे वाले, ठेले वाले जो फेरी लगाकर सामान बेचते हैं, उन्होंने भी फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना शुरू हो गया था। देशभक्त नेताओं ने अपील की थी कि नगर में हड़ताल की जाए, तो पूरे नगर में हड़ताल थी। फेरी वालों ने भी फेरी नहीं लगाई थी। और सुबह से ही नगर में या शहर में जुलूस का सिलसिला निकल रहा था। और ऐसा जुलूस था जो कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ जा रहा था। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस, जिस जुलूस में टुन्नू था, वो जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया, यानी कि सब लोग अपने अपने घर चले गए, वो जुलूस बिखर गया, तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद यानी विरोध करने पर जमादार ने उसे बूट की एक ठोकर मारी। चोट पसली में लगी, वह तिलमिलाकर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी, यानी अंग्रेजों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद लिया। लोगों ने पूछा कि इसे कहाँ ले जा रहे हो, तो उन्हें कहा गया कि अस्पताल ले जा रहे हैं। परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया कि वास्तव में तो टुन्नू मर गया था। और रात को 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किए जाते हुए भी हमारे संवाददाता ने देखा है। ये रिपोर्ट में पढ़ा गया कि जब टुन्नू उस जुलूस से अलग होकर जा रहा था, तो अली सगीर, जिसने फेंकू सरदार को दुलारी के घर पर देखा था, अली सगीर ने अपनी बूट की ठोकर से, पैर के जो जूते होते हैं पुलिस के वैसे, तो बूट की ठोकर से टुन्नू को मारा। तो उसकी ठोकर जो है वो पसली में गहरी चोट के साथ लगी और टुन्नू तिलमिला उठा, वो घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वहीं पास में खड़ी हुई अंग्रेज़ों की गाड़ी में उसे लाद लिया गया। जब आस पड़ोस के लोगों ने पूछा कि इसे कहाँ ले जाया जा रहा है, तब किसी न किसी विरोध की आशंका से सच नहीं बताया गया और उनसे झूठ कहा गया कि इसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। परंतु रिपोर्ट में लिखा गया कि हमारे जो संवाददाता हैं, उन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया और देखा कि रात 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में बहा दिया गया है। ये वरुणा एक्चुअली में एक नदी है जो काशी के आसपास बहती है, काशी में बहती है और आगे जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। तो ये वरुणा नदी। इसी सिलसिले में रिपोर्ट अभी जारी है, आगे ख़त्म नहीं हुई है रिपोर्ट। इसी सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गोनहारिन से भी संबंध था। मतलब इसी बात को कंटिन्यू करते हुए इसी रेफरेंस में यह भी बताया जाता है कि टुन्नू का दुलारी नामनी मतलब नाम की, दुलारी नाम की एक गोनहारिन से संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी, जिसमें जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं था, भले ही उस समारोह को अमन सभा ने आयोजित किया था, लेकिन उसमें साधारण जनता की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं था, बल्कि उसमें सभी अंग्रेज और अंग्रेज के पक्षधर थे। वहाँ पर दुलारी को नचाया और गवाया गया। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था। संवाद मतलब समाचार। वह बहुत उदास थी और उसने खद्दर की एक साधारण सी धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि पुलिस उसे जबरदस्ती लेकर आई थी और वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए उसे खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सगीर ने मौसमी चीज गाने की फरमाइश की। कुख्यात बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध जो अली सगीर था, उसने क्या फरमाइश की कि कुछ मौसमी, जैसा मौसम है कुछ ऐसा सुनाया जाए। दुलारी ने फीकी सी हंसी हंसकर गाना आरंभ किया और उसने कुछ अजीब से दर्द भरे गले से गाया, एही ठैया झुलनी है रानी ओ रामा, कासों में पूछूं। यहाँ पर इसका अर्थ है कि इसी स्थान पर मेरे नाक की नथ खो गई है और अब मैं उसके बारे में किससे पूछूं। नथ जो है वो भारतीय संस्कृति में सुहाग का प्रतीक होता है। तो सुहाग का प्रतीक माने जाने वाला आभूषण नथ वो यहाँ खो गई है। यानी कि दुलारी का कहने का तात्पर्य है कि यहाँ मेरी नथ अर्थात मुझसे प्रेम करने वाला टुन्नू जो है वो खो गया है, उसको यहाँ मार दिया गया है। कासों में पूछूं, अब उसके बारे में मैं किससे पूछूं। पास में ही कंपनी बाग के फूलों की खुशबू से वायुमंडल आमोदित हो रहा था।
पास में अंग्रेज़ों के द्वारा लगाया गया एक बाग, जिसे कंपनी बाग, उनके लिए जो स्थान होता है घूमने फिरने का, उसे कंपनी बाग कहा जाता है। तो कंपनी बाग में बहुत से फूल खिले हुए थे, उसकी खुशबू से पूरे वातावरण में आमोदित, खूब अच्छा वायुमंडल आमोदित यानी प्रसन्न दिखाई दे रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, जिसे भेद कर, मतलब उस सन्नाटे में किसी की आवाज़ नहीं थी, लेकिन उसमें केवल दुलारी की आवाज़ रात को सुनाई दे रही थी। दुलारी की स्वर लहरी गूंज उठी, उसकी आवाज़ गूंजी वापस से, यही ठैया झुलनी है रानी और रामा, कासों में पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को जिस स्थान पर टुन्नू गिरा था, उसी स्थल पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने फिर से दोहराया, यही ठैया झुलनी है रानी और रामा। फिर चारों ओर उद्भ्रांत, मतलब हैरान, परेशान दृष्टि घुमाते हुए उसने गाया, कासों में पूछूं। उसके अधर प्रांत पर, अधर प्रांत होता है होठों पर, स्मित मुस्कान, उसके होठों पर फीकी सी मुस्कान की एक हल्की सी रेखा खिंच गई, क्योंकि वो यहाँ नाच रही थी, इसलिए उसने नाचने के साथ में जो अभिनय किए जाते हैं वो भी उसको यहाँ करने थे। तो जब वो ये गा रही थी और नाच रही थी तो उसके होठों पर हल्की सी हंसी भी उसे अभिनय करने के लिए लानी पड़ी। और उसने गीत का दूसरा पैराग्राफ गाया, दूसरा चरण गाया। सास से पूछूं, ननदिया से पूछूं, देवरा से पूछत लजानी हो रामा, कि मेरी सास से पूछूं या ननद से पूछूं या देवर से पूछूं, मैं किससे पूछूं, मुझे पूछने में बड़ी लाज आ रही है। देवरा से पूछत कहते कहते वो बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सगीर की ओर देखकर उसने लजाने का अभिनय भी किया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छहर उठी, या यूँ कहिए कि ये पानी की वो बूंदें थी जो वरुणा में टुन्नू की लाश को फेंकने से छिटकी थी और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हो गई थी। जब दुलारी गा रही थी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और यहाँ पर जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है उन्होंने लिखा कि ये वो आंसू थे, ये वैसे तो आंसू थे लेकिन एक तरीके से ये वो बूंदें थी जो वरुणा में टुन्नू की लाश को फेंकने से उछली थी और अब दुलारी की आंखों से आंसू के रूप में बरस रही थी। वैसा रूप दुलारी का पहले कभी नहीं दिखाई दिया, न कभी आंधी में, न समुद्र में, और न मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में। यानी कि इस समय जो दुलारी का रूप था वो ऐसा रूप था कि न तो उसके क्रोध में दिखाई दिया, न उसके दुख में दिखाई दिया, न उसके शांत समय में दिखाई दिया। मतलब कभी भी ये रूप दुलारी का नहीं देखा था जैसा अभी दिखाई दे रहा था। ये सारी बात सुनकर के जो संपादक थे उन्होंने पूरी रिपोर्ट ये सुनी और फिर लास्ट में क्या कहा कि सत्य है, कि ये जरूर सत्य है कि ऐसा हुआ है, परंतु हमारी मजबूरी है कि ये छप नहीं सकता। संपादक ने कहा कि सत्य तो है परंतु छप नहीं सकता, क्योंकि इसके छपने से अंग्रेज हमसे नाराज़ हो सकते हैं और हमारा अखबार बंद किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं बचे हुए प्रश्न उत्तरों की। यहाँ पर अब हम बात करेंगे सबसे पहले पहला प्रश्न, हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने कैसे बताया है? देखिए, समाज को मेनली अगर हम देखते हैं तो कितनी तरह के लोग माने जाते हैं। एक तो वो जो पढ़े लिखे होते हैं, संपन्न होते हैं, एक तरीके से अगर हम कहा जाए तो वो सभ्य वर्ग होता है, उच्च वर्ग होता है। उसके अलावा ऐसे लोग जो कि आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, और ऐसे लोगों को असभ्य या निम्न वर्ग कहा जाता है। इस कहानी में निम्न वर्ग से जुड़े हुए हैं दुलारी जैसे लोग जो गौनहारिन है। तो ये निम्न वर्ग में नाच गाकर जो लोग अपना जीविका चलाते हैं उनको हमारे समाज में निम्न वर्ग के लोगों में ही माना जाता है। टुन्नू भले ही उच्च वर्ग से है लेकिन उसका कार्य उसने ऐसा चुन लिया है जिसे लोग उपेक्षा से देखते हैं। तो यहाँ पर टुन्नू के द्वारा जुलूस में भाग लेना, विदेशी वस्त्रों का संग्रह करना, स्वयं विदेशी वस्त्र त्याग कर खादी ग्रहण कर लेना, दुलारी को खादी की साड़ी देना, इस तरह से पता चलता है कि वो देशभक्ति में वो भी एक देशभक्त था। इसी प्रकार से दुलारी ने भी अपने गीत के द्वारा टुन्नू को श्रद्धांजलि दी। तो ऐसे लोगों का भी हमारी आज़ादी की लड़ाई में योगदान कम नहीं है। साथ में आप ये भी देखिए कि जहाँ पर लिख रखा है कि जिस दिन जुलूस का आयोजन किया जा रहा था या जिस दिन पूरे नगर में हड़ताल थी, उस दिन सामान्य सी फेरी लगाने वालों ने भी दुकान नहीं लगाई, फेरी नहीं लगाई। तो ऐसे लोग जो सामान्य से लोग होते हैं उनके द्वारा भी देश के आज़ादी की लड़ाई में योगदान रहा है। उसके बाद दूसरा प्रश्न मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
ये सारा हम कर चुके हैं। हम बात करते हैं अब 7वें प्रश्न की। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार से दिया? देखिए, दुलारी और टुन्नू एक दूसरे से प्रेम करते थे, दोनों कजली गायक थे। टुन्नू दुलारी से प्रेम करता था, लेकिन धीरे धीरे वो देशभक्ति में भी पूरी तरह से डूब गया था। उसने सभी विदेशी वस्त्रों को त्याग कर खादी अपना ली। दुलारी को भी उन्होंने खादी की साड़ी भेंट की और समय रहते उसने अपने जो दुलारी के प्रति प्रेम था उसको देश प्रेम की ओर मोड़ दिया था। उसके बाद अंत में उसने उसी जुलूस में भाग लेते हुए अपने प्राण भी त्याग दिए। वहीं दुलारी ने टुन्नू के द्वारा दी गई साड़ी को ग्रहण किया, उसे पहना और टुन्नू को श्रद्धांजलि देते हुए उस स्थान पर जहां टुन्नू की मृत्यु हुई थी उस स्थान पर अपने गीत के माध्यम से टुन्नू को श्रद्धांजलि दी। तो दोनों ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में या स्वाधीनता आंदोलन में अपना अपना योगदान दिया। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की। देखिए, 8वां प्रश्न, दुलारी और टुन्नू के बीच का प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन था और उनकी कला थी। ये प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? टुन्नू और दुलारी दोनों में एज का डिफरेंस, उम्र का बहुत बड़ा अंतर था। टुन्नू अभी जवानी में कदम रख ही रहा था और दुलारी जो है वो ढलती हुई जवानी से थी, यानी कि वो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर रही थी। परंतु उन दोनों का प्रेम एक दूसरे के रंग, रूप, उम्र आदि को नहीं देख रहा था। दुलारी भी टुन्नू को पसंद करती थी, जबकि टुन्नू उससे बहुत छोटा था, दुबला पतला सा था। और टुन्नू दुलारी को पसंद करता था, जबकि दुलारी उम्र में बड़ी थी और एक निम्न परिवार से थी, निम्न वर्ग से थी। लेकिन यहाँ पर उन दोनों के लिए रंग, रूप, उम्र का मायने नहीं रखते थे। वो एक दूसरे की कला से प्रेम करते थे, वो एक दूसरे की कला के प्रशंसक थे। उसके बाद दुलारी ने फिर भी समाज का ध्यान रखते हुए टुन्नू को डांट फटकार कर वहाँ से भगा दिया। पर जब टुन्नू चला गया तब उसे ध्यान आया कि टुन्नू की वेशभूषा में आज अंतर था और टुन्नू ने भी उसे खादी की साड़ी दी थी। फेंकू सरदार के द्वारा लाई गई साड़ियों को उसने टुन्नू की वेशभूषा से प्रभावित होकर विदेशी वस्त्रों के जुलूस में फेंक दिया उन सभी साड़ियों को और टुन्नू के द्वारा दी गई साड़ी को ग्रहण किया। उसके बाद टुन्नू को श्रद्धांजलि भी दी। तो कहा जा सकता है कि टुन्नू का प्रति जो दुलारी का प्रेम था वो इस प्रकार से देश प्रेम में परिवर्तित हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट 11वें प्रश्न की। यही ठैया झुलनी हैरानी और रामा, इसका प्रतीकार्थ समझाइए। देखिए, झुलनी जो है वो एक ऐसा आभूषण है जिसका संबंध सुहाग से होता है। तो अगर देखें कि इस पंक्ति का भावार्थ क्या है या इसका हिंदी अनुवाद क्या है, तो है कि इसी स्थान पर मेरी नथनी या मेरी नथ खो गई है। लेकिन यहाँ इसका तात्पर्य, इसका प्रतीक है, इसी स्थान पर मेरे सुहाग का प्रतीक नथ जो है ना, यहाँ पे टुन्नू के लिए आया है। इसी स्थान पर मेरा सुहाग टुन्नू जो है वो खो गया है, अर्थात मुझसे सदा के लिए बिछड़ गया है। ये इसका प्रतीकार्थ है। थैंक यू।